बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको कर्नाटक राज्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा यानी कि फोक टेल सुनाने जा रहे हैं और इसका नाम है बोलते हुए पक्षी का रहस्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में टीमा नाम का एक बहेलिया यानी कि जो पक्षी पकड़ते हैं ना और बेचते हैं वो लोग, तो टीमा नाम का एक बहेलिया रहता था। उसका काम था पक्षियों को पकड़ना और उन्हें मार्केट में बेच देना। उसकी आजीविका का साधन ही यही था, मीन्स वो अपने जीने के लिए यही काम करता था। एक शाम उसने देखा कि उसके बिछाए हुए जाल में एक खूबसूरत सा पैरट फंस गया है। उसको बहुत खूबसूरत पैरट था, बहुत खुश हुआ देखकर। उसने सोचा, अरे वाह, ये आज तो मेरा लकी डे है, मैं इसको बेचकर महाराज के पास इसको बेचूंगा और इनसे खूब सारे पैसे लूँगा। जैसे ही वो पैरट को पकड़कर यानी कि तोते को पकड़कर जाल से निकालकर और पिंजरे में डालने लगता है तो पैरट तुरंत ही बोलने लगता है, रुको मित्र, मुझे जाने दो। बहेलिया ने सोचा, अरे ये तो बात कर रहा है तोता। तोते ने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य संवार सकता हूँ, तुम बस मुझे आज़ाद कर दो। बहेलिया ने कहा, कोई मूर्ख ही होगा जो इतना सुंदर पक्षी पकड़े जाने के बाद आज़ाद कर दे, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और उसने पक्षी को, तोते को छोड़ दिया। तोता उड़ चला और उड़ते उड़ते उसने कहा, तुम यहीं इंतज़ार करो, अभी कुछ ही समय बाद एक सुंदर सी चिड़िया आकर तुम्हारे जाल में फंसेगी। वो इतनी सुंदर होगी कि तुम्हें देखकर अचंभा होगा। टिम्मा तोते की बात सुनकर वहीं खड़े होकर छुपकर इंतज़ार करने लगा कि शायद तोते की बात सच हो और जाल में कोई चिड़िया आकर फंस जाए। थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत सा, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही रंगीन, तोते जैसा दिखने वाला पक्षी आकर जाल में फंस गया। बहेलिया ने देखा, बहुत ही खुश हुआ और जैसे ही उसको उठाया पिंजरे में डालने लगा तो उसने यही सोचा कि मैं इसे राजा के पास ले जाता हूँ। हमारे राजा जो है महाराज, इसको देखकर बहुत ही खुश होंगे। बहेलिया उस तोते को लेकर राजभवन के पास गया। राजभवन में सबसे पहले टिम्मा का सामना एक मंत्री से हुआ। मंत्री से उसने कहा कि मुझे महाराज के पास ले चलिए, मैं उन्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बहुत ही रेयर समझते हैं बच्चों। रेयर मीन्स जो बहुत ही कम हो, वो चीज़ जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो उसने पक्षी के लिए ऐसा कहा कि ये बहुत ही दुर्लभ पक्षी है, महाराज इसे देखकर बहुत ही खुश होंगे, प्लीज़ कृपया करके मुझे महाराज के पास ले चलिए। लेकिन मंत्री जो है वो थोड़ा सा बदतमीज़ था, उसे घमंड था कि वो महाराज का मंत्री है, तो उसने तुरंत ही मना कर दिया। बोला कि तुम्हारे जैसे बहेलिया न जाने कितने सारे आते रहते हैं, महाराज को और कोई काम नहीं है क्या? जाओ, महाराज तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठे हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं। बाई चांस महाराज वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, दोनों की बातें सुनी और सुन लिया कि बहेलिया किसी तोते के बारे में बात कर रहा है कि मुझे महाराज को दिखाना है। तो महाराज ने तुरंत कहा, कौन सा पैरट, कौन सा तोता, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मुझे दिखाओ तो। बहेलिया बोला, देखिए महाराज, ये तोता 5 रंग का है, बहुत ही खूबसूरत है। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लूँगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें इसे बोलना सिखाना होगा। बहेलिया बोलता है, ठीक है महाराज, ये तो मेरी खुशी है, इट्स माई प्लेजर, मैं इसको सिखा दूंगा, फिर आपके पास लेकर आऊँगा। महाराज मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, इसे इस तोते की कीमत के रूप में एक थैली भर के सोने के सिक्के दे दीजिए। आखिरकार इसने इतना दुर्लभ, इतना सुंदर तोता मुझे भेंट किया है, तो इसका जीवन भी चलता रहेगा और ये तोते को सिखा पढ़ा कर, बोलने लायक बनाकर वापस मेरे पास ले आएगा। मंत्री जी तो बिल्कुल कुड़ जाते हैं, अंदर से जल भुन जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं, इतने पिद्दे से तोते के लिए एक थैली भरकर सोने का सिक्का। महाराज भी ना कमाल ही करते हैं। लेकिन महाराज को तो बहुत ही खुश रहते हैं। बहेलिया से कहते हैं, बहेलिया, आज से तुम मेरे मित्र हो, कभी भी मेरे पास आ सकते हो। धन्यवाद महाराज, बहेलिया कहता है। समय बीतता जाता है और एक दिन बहेलिया महाराज के पास तोता लेकर आता है। बोलता है, महाराज अब ये तोता बोल सकता है। महाराज बहुत खुश होते हैं, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल ये तो बोल सकता है। बीच में मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, महाराज मेरी बात सुनिए। महाराज उसे डपट देते हैं, देखते नहीं मैं अपने मित्र के साथ व्यस्त हूँ,
थोड़ी देर रुको, बाद में कहना जो भी कहना है। मंत्री और भी अंदर से गुस्सा हो जाता है। महाराज, ये भिखारी बहेलिये के लिए मित्र कह रहे हैं उसे, और मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं अभी इसको सबक सिखाऊंगा। महाराज को इस तरह से साधारण लोगों के साथ घुल मिल कर नहीं रहना चाहिए। मैं इस बहेलिये को ऐसी जगह भेजूंगा जंगल में कि कहीं वहाँ से ये फिर जल्दी से वापस ना आ सके। इधर कुछ समय बाद महाराज उस तोते से बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो बात कर सकता था। तो महाराज यही बात मंत्री को बता रहे थे अपने, कि देखा मेरे पास कितना सुंदर तोता है जो कि बोल सकता है, बातें कर सकता है, किसी और भी महाराज के पास नहीं है। हाँ महाराज, वो है तो बहुत विलक्षण पक्षी, बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन वो बहुत ही साधारण से पिंजरे में कैद है। मंत्री जी ने कहा। महाराज ने कहा, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? तो मंत्री जी ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतने दुर्लभ और इतने सुंदर पक्षी के लिए एक सोने का पिंजरा होना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए तो कुछ विशेष पिंजरा होना चाहिए। महाराज ने कहा, मैं तो सोने का पिंजरा ही बनवा सकता हूँ, और वो मैंने बनवा दिया है। आपकी राय में क्या करना चाहिए? महाराज, हमें हाथी दांत का एक बड़ा सा पिंजरा बनवाना चाहिए अपने इस सुंदर से तोते के लिए। महाराज बोलते हैं, अच्छा हाथी दांत का? हाँ बिल्कुल सही कहा। इस तरह की यूनिक चीज़, बिल्कुल अलग सी चीज़ किसी ने अपने तोते के लिए नहीं बनवाई होगी। किसी महाराज के पास न इस तरह का तोता होगा और न इस तरह का उसका पिंजरा होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, बिल्कुल इस दुर्लभ पक्षी के लिए वैसा ही बिल्कुल बहुत सुंदर हाथी दांत का हम लोगों को पिंजरा बनवाना चाहिए। मंत्री ने कहा। तो महाराज ने कहा, वो तो सही है कि हाथी दांत का पिंजरा इस दुर्लभ तोते के लिए बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इतना हाथी दांत हमें मिलेगा कहाँ से? आप भूल रहे हैं महाराज, आपका वो बहेलिया दोस्त है ना? मंत्री जी ने कहा। महाराज ने कहा, अच्छा हाँ, वो ज़रूर जानता होगा कि कहाँ से इतना हाथी दांत मिल सकता है जिससे कि हम इस तोते के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनवा सकें। मंत्री जी, आप उस बहेलिये को बुलाकर लाइए और उससे कहिए कि वो हाथी दांत का इंतज़ाम करे। मंत्री जी ने बहेलिये को बुला भेजा और उससे कहा कि हम चाहते हैं, हमारे महाराज चाहते हैं कि आप एक गाड़ी लेकर जाओ और उसमें भर कर हाथी दांत भर कर लेके आओ। बोलता है बहेलिया, हुजूर मैं एक छोटा सा बहेलिया हूँ, मैं कोई बड़ा शिकारी तो नहीं, मैं इतना सारा हाथी दांत कहाँ से ला पाऊँगा? बस रहने दो, तुम ये बहाने बिल्कुल ना बनाओ। जब तुम इतनी दुर्लभ सुंदर चिड़िया महाराज को भेंट कर सकते हो तो तुम हाथी दांत का भी इंतज़ाम ज़रूर कर सकते हो। तुम्हारे पास 4 हफ्ते का समय है, तुम हाथी दांत लेकर आओ गाड़ी में भर कर, वरना तुम्हें मृत्यु दंड देंगे महाराज। हैरान परेशान टिम्मा हाथी दांत की खोज में जंगल में निकल पड़ता है और मन में सोचता रहता है, इतना सारा हाथी दांत मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं कोई छोटा मोटा टुकड़ा तो ला सकता हूँ हाथी दांत का, पर इतना सारा हाथी दांत जिससे कि चिड़िया का पूरा पिंजरा बन सके, इतना मैं कहाँ से लाऊंगा? वो सोचता जा रहा था कि मैं तो एक छोटा मोटा बहेलिया हूँ जो पक्षियों को जाल में फंसाता है, बेचता है, लेकिन मैं कोई बड़ा शिकारी तो नहीं। कैसे मैं हाथी को पकड़ूंगा और कैसे हाथी दांत लेकर आऊँगा? जंगल में इसी सोच में चला जा रहा था बहेलिया, तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कुछ दुखी और परेशान दिखाई देते हो मित्र? बहेलिया मुड़कर देखता है तो वही तोता था जिसे उसने पकड़कर छोड़ दिया था। तोता फिर से बोलता है, कुछ परेशान हूँ मित्र, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? टिम्मा तोते को सारी घटना बताता है कि मंत्री जी ने और महाराज ने उसे उस दुर्लभ पक्षी के लिए एक हाथी दांत का पिंजरा तैयार करने के लिए कहा है, और अगर मैं लेकर नहीं जा पाया तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तोता बोलता है, निराश ना हो मित्र। तोते ने कहा, पूरब दिशा की ओर चले जाओ मित्र, और जंगल में चलते जाना चलते जाना चलते जाना जब तक कि तुम्हें कोई तालाब ना दिखे। वहाँ पे बहुत सारे हाथी तुम्हें मिल जाएंगे, वो वहाँ पर पानी पीने आते हैं। वहाँ तुम हाथियों के राजा से बात करना, वो अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सुनकर टिम्मा पूरब दिशा की ओर चल पड़ता है।
काफ़ी चलने के बाद दोपहर बीत जाने के बाद उसे वो तालाब दिखाई देता है जहाँ पर बहुत सारे हाथी पानी में खेल रहे होते हैं और पानी पी रहे होते हैं। नहाने और पानी पीने के बाद जब हाथी वापस लौटने लगते हैं तो उस भीड़ में एक बूढ़ा हाथी दिखाई देता है। बहेलिया देखकर सोचता है कि ये ज़रूर ही हाथियों के महाराज होंगे। टीमा दौड़कर उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है, महाराज कृपया करके मेरी मदद करें। उठो बच्चा, क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? टिम्मा वापस से पूरी कहानी सुनाता है हाथी दांत वाली। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ मित्र, परंतु मुझे खुद ही सहायता की आवश्यकता है। बहेलिया कहता है, आपको सहायता की आवश्यकता है? हाँ मनुष्य, मुझे सहायता की आवश्यकता है, और चूँकि मनुष्यों के पास काफ़ी दिमाग होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी मदद ज़रूर करोगे। यहाँ जंगल में एक शेर है जो बहुत बदमाश है और वो बहुत सारे हाथी के बच्चों को मार डाला है। तो अगर तुम उस शेर को इस जंगल से भगा दो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तुम इस शेर को भगा दो और फिर मैं तुम्हें बहुत ढेर सारा हाथी दांत, जितना तुम्हें चाहिए है वो सब तुम्हें दूंगा। इतना कहकर हाथी चला जाता है और बहेलिया सोचने लगता है हाथी के जाने के बाद मैं किसी शेर को कैसे टैकल कर सकता हूँ, कैसे उससे भिड़ सकता हूँ, कैसे उसे भगा सकता हूँ। मैं तो एक छोटा मोटा बहेलिया हूँ, कोई शिकारी तो नहीं हूँ कि मेरे पास कोई बंदूक या कोई हथियार हैं जिससे कि मैं शिकार कर सकूँ शेर का। चलो कोई बात नहीं, सोचता हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ। तब तक इस पानी से अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। बहेलिया को प्यास लगी रहती है। मन में ये सोचते हुए वो पानी पीने के लिए तालाब के पास जाता है। तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही वो अंजलि में अपनी पानी भरता है और झुकता है, उसे अपनी परछाई पानी के ऊपर दिखाई देती है। पानी में अपना प्रतिबिंब देखते ही बहेलिया को तुरंत ही एक उपाय सूझ जाता है और बहुत खुशी खुशी वो पानी से अपनी प्यास बुझाता है और वापस घर की ओर चला जाता है। अगले दिन वो फिर से जंगल की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पास रहता है इस समय 2 बहुत बड़े शीशे दर्पण, बड़े बड़े चौकोर दर्पण रहते हैं 2। और मन में सोचता है आज मैंने दर्पण की मदद से शेर के लिए ट्रैप यानी कि जाल तैयार कर लिया है। जंगल में पहुंचकर दोनों दर्पण को पेड़ के तने से लगाकर रख देता है, बिल्कुल आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने वो दोनों शीशे रहते हैं और छुपकर शेर का इंतज़ार करने लगता है। बहेलिया अपने प्लान के बारे में सोचकर बड़ा खुश होता है मन ही मन कि अब तो आज तो शेर बिल्कुल काम से गया, वो मेरे जाल में फंस ही जाएगा। पास में ही छुप के बैठ जाता है और गाने गाने लगता है। तभी अचानक से शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे वो आदमी, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? बड़े बड़े शिकारी मेरे से डर के भाग जाते हैं। डर और मुझे? तुम जानते नहीं हो शेर कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ जो शेरों का शिकार करता है, बहेलिया बोलता है। शेर कुर्राता है, झूठे मक्कार आदमी, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों में आ जाऊंगा? बहेलिया बोलता है, अच्छा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो आओ इधर से देखो मैंने कितने सारे तुम्हारे जैसे शेरों को कैद करके रखा है। शेर बोलता है, चलो दिखाओ, मैं देखना चाहूँगा। और जैसे ही शेर शीशों के बीच में आकर खड़ा होता है, वो अपनी परछाई दोनों तरफ एकदम अनगिनत परछाइयाँ रहती हैं, देखकर एकदम डर जाता है और दुम दमा कर बिल्कुल भागता है। बहेलिया हंसते हुए पीछे से बोलता है, अरे देखोगे नहीं अपने मित्रों को, मिलोगे नहीं, पूछोगे नहीं कैसे मैं इन्हें पकड़ा, कैसे रखता हूँ इनको? नहीं, मुझे जाने दो। और बिना एक पल की भी देरी किए हुए सिर पर पाँव रखकर शेर एकदम कूद फान मचाते हुए बिल्कुल जंगल से हवा हो जाता है। हाथियों का झुंड भी शेर को जंगल से भागते हुए देख लेता है और सारे ही हाथी बहुत खुश होते हैं। बहेलिया बोलता है, अब देखना शेर जो है इस जंगल में दोबारा दिखाई नहीं देगा। हाथियों के महाराज बोलते हैं बहेलिया से, धन्यवाद मित्र, आपने हमारी बहुत सहायता की। अब वायदे के मुताबिक मैं आपकी सहायता करूंगा और आपको हाथी दांत दूंगा। चलिए मेरे साथ। और बहेलिया को लेकर महाराज, हाथियों के महाराज एक गुफा के पास लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे कंकाल पड़े रहते हैं। हाथियों के महाराज कहते हैं कि ये सारे हाथी उसी दुष्ट
शेर ने मार डाले थे। तो इसमें से जो हाथी दांत हैं आप उनका बंडल बना लीजिए, इकट्ठा बांध लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। बहेलिया सारे हाथी दांत को इकट्ठा करके बहुत सारे बंडल उनके बांध लेता है और फिर मन में सोचने लगता है अब मैं इसे लेकर शहर कैसे जाऊंगा। तो हाथियों के महाराज के सामने अपनी ये समस्या रखता है कि इतने सारे बंडल तो हाथी दांत के मैंने बांध लिया, अब मैं इन्हें शहर कैसे लेकर जाऊंगा। तो हाथियों के महाराज बोलते हैं आप चिंता न करें मित्र, सूंड से अपनी पीठ पर हमारे हाथी ये सारा जो हाथी दांत का बंडल है वो रख लेंगे और आप भी हमारे ऊपर बैठ जाइए, हम आपको हाथी दांत के साथ शहर तक पहुंचा देंगे। तो सभी हाथी के पीठों पर हाथी दांत लाद कर टीमा जो है वो जंगल से शहर की ओर बढ़ता है और जब महल पहुंचता है सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर। महाराज खुद बाहर आके देखते हैं कि अरे वाह, इतने सारे हाथी दांत जैसा हमने कहा था ये टीमा लेकर आ गया है। और मंत्री महोदय मन में सोचते हैं हे भगवान, इसने तो असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। महाराज तो बहुत ही खुश होते हैं और महाराज कहते हैं कि हमारे यहाँ सेना में जितने भी हाथी हैं, जितने भी महावत हैं उनके, मैं उन सब का तुम्हें प्रमुख यानी कि चीफ बनाता हूँ। मंत्री जी तो एकदम जल भुन के कुढ़ जाते हैं बिल्कुल मन ही मन। कुछ ही समय में हाथी दांत का एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बनकर तैयार हो जाता है जिसमें उस पक्षी को रखा जाता है, उस तोते को, कलरफुल तोते को रखा जाता है। महाराज बहुत खुश होते हैं मंत्री महोदय से और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरह का आइडिया दिया, आपने ये आइडिया दिया कि मुझे अपने पक्षी के लिए, अपने तोते के लिए इस तरह का सुंदर सा छोटा सा हाथी दांत का महल तैयार करना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत आभार। मंत्री जी मन में तो गुस्सा रहते हैं लेकिन ऊपर से धन्यवाद कहते हैं और फिर कहते हैं लेकिन महाराज ये चिड़िया मुझे खुश नहीं दिखाई दे रही। महाराज बोलते हैं ऐसा क्यों लगा आपको, किस वजह से आपने ऐसा सोचा। महाराज जो खुश चिड़िया होगी वो गाएगी, गुनगुनाएगी, लेकिन ये चिड़िया गाती नहीं है। महाराज कहते हैं हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, ये तोता ज़रूर अपने पुराने मालिक को मिस कर रहा है, मतलब उन्हें याद कर रहा है और उन्हीं की याद में ये दुखी है, गा नहीं पा रहा है। महाराज बोलते हैं लेकिन हमें इसका पुराना मालिक कहाँ से मिलेगा। मंत्री जी कहते हैं महाराज आपको टीमा याद नहीं है जो ये तोते को लेकर आया था, आप टीमा को बुलाइए, उससे कहिए कि इसके पुराने मालिक को ढूंढ कर लाए, उसे ज़रूर पता होगा। महाराज कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल उसे पता होगा, जाओ उसे बुला कर लाओ। मंत्री जी मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं कि अब की बार तो टीमा फंसा उनके जाल में। टीमा को बुला कर लाते हैं और बोलते हैं महाराज चाहते हैं कि तुम उस तोते के पुराने मालिक को ढूंढ कर लाओ। टीमा एकदम घबरा जाता है बेचारा, बिल्कुल सोचता है कि मैं कहाँ से लाऊं उसके पुराने मालिक को। तो वो मंत्री जी को कहता है महाराज मैंने तो इस तोते को जंगल में पकड़ा था, मुझे नहीं पता कि इसका पुराना मालिक कौन है। तुम महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तुम्हें 4 हफ्ते का समय दिया जाता है, अगर तुम उसके पुराने मालिक को ढूंढ कर नहीं ला पाए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। टीमा फिर से दुखी हो जाता है, हैरान परेशान वो फिर से जंगल में अपने उसे मित्र तोते के पास जाता है जिसको उसने पकड़ने के बाद छोड़ दिया था और उससे अपनी परेशानी बताता है कि महाराज ने मुझे उस तोते के पुराने मालिक को ढूंढ कर लाने के लिए कहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। तोता कहता है मैं ज़रूर करूँगा, मेरे पीछे पीछे आओ। तोता उड़ चलता है इतना कहकर और उसके पीछे पीछे बहेलिया टीमा भी दौड़ना शुरू करता है। तोता उड़ते उड़ते एक मंदिर में पहुंचता है। मंदिर के बाहर एक लकड़ी का घोड़ा रहता है, लकड़ी का घोड़ा जो कि चाबी से चलता था। तोता उस घोड़े पर बैठ जाता है और कहता है तुम इस घोड़े पर बैठो और जैसे ही इसकी चाबी घुमाओगे ये हवा में उड़ने लगेगा, आकाश में उड़ने लगेगा। तुम्हें इसे उड़ाकर पश्चिम दिशा की ओर लेके जाना है। जब तुम समंदर और जंगल से होते हुए समंदर में जाओगे तो तुम्हें एक द्वीप मिलेगा, उस द्वीप पर उतर जाना है। और आगे की कहानी भी बताता है कि तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना है। टीमा घोड़े पर बैठ जाता है और इसकी चाबी घुमा देता है, अगले ही पल वो हवा में उड़ जाता है घोड़ा। तोता देखता है और जैसे हम किसी भी अपने मित्र को, अपने घर वालों को बोलते हैं ना कोई एग्ज़ाम देने के समय गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, वैसे उसको बोलता है बेस्ट ऑफ लक मित्र,
तुम्हारा काम जल्दी से जल्दी अच्छे से हो, सफलता से हो। टीमा अपना घोड़ा लेकर हवा में बातें करते हुए पहले जंगल पार करता है, उसके बाद उसे समुद्र मिलता है, फिर समुद्र में उसे वो द्वीप भी दिखाई देता है। घोड़ा लेकर टीमा द्वीप पर उतरने लगता है। वहाँ नीचे कुछ लड़कियाँ खेल रही होती हैं जो उड़ते हुए घोड़े को देखकर अचंभे से भर जाती हैं और टीमा से बोलती हैं, हमें भी इसकी सैर कराओ ना, प्लीज़ हमें भी इसकी सैर कराओ, हमारी राजकुमारी देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। टीमा बोलता है, क्यों नहीं, तुम सब इस पर बैठ जाओ, और उन्हें उनकी सैर करा देता है। लड़कियां उड़ते हुए घोड़े की सवारी करके बहुत खुश हो जाती हैं और वो राजकुमारी को बुला कर लाती हैं। देखिए राजकुमारी, आपके इस द्वीप पर, इस महल में एक विचित्र घोड़ा आया है जो कि उड़ सकता है। राजकुमारी भी घोड़े को देखकर बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं, मुझे भी इसकी सवारी करनी है। टीमा बोलता है, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बैठिए इस पर। राजकुमारी उस पर बैठ जाती हैं और टीमा उस घोड़े को लेकर वापस अपने राजमहल की तरफ उड़ा ले चलता है। राजकुमारी पूछती हैं, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? टीमा बोलता है, मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपका एक पुराना मित्र है, जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। टीमा अपना घोड़ा लेकर सीधा महाराज के महल में उस जगह पर उतरता है जहाँ पर वो तोता हाथी दांत के बने हुए पिंजरे में कैद था। राजकुमारी जैसे ही देखती हैं तोते को बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे ये तो मेरा तोता है। तोता भी अपने पुराने मालिक यानी राजकुमारी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी में गुनगुनाने लगता है। तभी महाराज वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं राजकुमारी को और गाते हुए तोते को भी। टीमा बोलता है, महाराज ये राजकुमारी ही इस तोते की पुरानी मालकिन है। महाराज राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं और टीमा को सेनापति, अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर देते हैं। मंत्री फिर से कुढ़ जाता है, बोलता, ओहो मेरा ये दांव भी उल्टा पड़ गया। कुछ समय ऐसे ही शांतिपूर्वक रहने के बाद एक दिन अचानक ऐसे ही राजकुमारी बीमार पड़ जाती हैं और कोई भी राज्य वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाता है। महाराज बहुत ही चिंतित होते हैं और राजवैद्य से पूछते हैं, कोई तो तरीका होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे महारानी ठीक हो सके। राज्य वैद्य जी कहते हैं कि महारानी का जो जन्म स्थान है, जो उनकी भूमि है, वहाँ ज़रूर कोई ऐसा होगा जो वहाँ का वैद्य होगा, वो इनकी बीमारी का ज़रूर हल जानता होगा। मंत्री को फिर से इसमें एक खुरापात सूझती है। वो सोचते हैं क्यों न टीमा को भेजा जाए फिर इस काम के लिए। वहाँ के लोग, जहाँ की महारानी हैं, वहाँ के लोग ढूंढ रहे होंगे उस आदमी को जिसने राजकुमारी को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया उसका, और कुछ पता नहीं चला। तो टीमा को अगर वहाँ भेज दें तो वो वापस नहीं आएगा। इसी बीच रानी बोलती हैं, सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरे रोग का इलाज जानता है, लेकिन आप उसे लाने में सफल नहीं होंगे। महाराज कहते हैं, हम ले आएंगे, आप बताइए महारानी, कौन है वो? महारानी कहती हैं, वो मेरी बहुत प्रिय सखी थी। एक बार मैंने उसे गुस्से में तोता बना दिया और तब से वो मुझे नहीं मिली। मंत्री जी कहते हैं, लेकिन महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा टीमा जो बहेलिया है, जो अब सेनापति है, वो ज़रूर ढूंढ लेगा इनके महारानी के प्रिय सखी को। महाराज कहते हैं, हाँ अभी तक तो उसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, असंभव से लगने वाले कार्य किए हैं, ये भी वो ज़रूर कर देगा, बुलाओ उसे। मंत्री जी तो मन में बड़े खुश होते हैं, मन में लड्डू फूटते रहते हैं कि टीमा इस बार तो ज़रूर असफल होगा और किसी तरह से वो अगर राजकुमारी के उस द्वीप वाले घर पे चला भी गया तो वहाँ के लोग इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। टीमा को बुलाकर महाराज को संदेश सुनाता है कि महारानी ने अपने उस प्रिय सखी को बुलाने के लिए कहा है, ढूंढ कर लाने के लिए कहा है, जिनको उन्होंने गुस्से में तोता बना दिया था। अब वो हैरान परेशान टीमा फिर से जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर पहुंचता है जहां उसका वो मित्र तोता रहता था। तोता पूछता है, फिर से परेशान हो मित्र, क्या परेशानी है? टीमा बोलता है, अब तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे मित्र। और वो सारी बातें, राजकुमारी की बीमारी की बातें टीमा तोते को बता देता है। तोता बोलता है, तुम मुझे राजकुमारी के पास लेकर चलो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो।
टीमा तोते को लेकर राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी जैसे ही तोते को देखती हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहते हैं। खुशी से तोते को पकड़ लेती हैं और बोलते हैं, ओह मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें तोता बना दिया था। और जैसे ही तोते को वो हाथ में लेती हैं, वो सुंदर सी एक कन्या बन जाती है। रानी अपनी उस प्रिय सखी से क्षमा मांगती हैं कि गुस्से में उन्होंने उसे तोता बना दिया था। और महाराज टीमा से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो उसे अपना मंत्री बना देते हैं और रानी की सखी से मंत्री का यानी कि टीमा का विवाह कर देते हैं। और जो पुराने मंत्री रहते हैं वो तो इतना गुस्सा हो जाते हैं, जल जाते हैं, जलन के मारे वो शहर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये थी आज की ये कहानी, बोलती पक्षी का रहस्य। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा हमें। नमस्कार।